जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, हम लोग एक सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं बायोलॉजी के जो पिछले साल आए हुए आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन? एमसीक्यू टाइप के, मतलब साइंस सब्जेक्ट के में जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जो पिछले साल आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब बिना किसी भूमिका के हम लोग आज अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो लोग अभी नए जुड़ेंगे या जुड़ रहे हैं, उनके लिए ये है कि इनका जो बाकी की सीरीज है प्लेलिस्ट में नीचे उसका लिंक डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो बायोलॉजी हम लोग का जब कंप्लीट हो जाएगा तो केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, इस बार सारा साइंस का करना है। तो आज का चैप्टर है इस चैप्टर इन्वायरमेंटल का, मतलब इसमें जो आपका आवर इन्वायरमेंट नाम का चैप्टर है, और इसके हम लोग जो पिछले साल आए हुए हैं उसका एमसीक्यू करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। मतलब पूछा है कि इसमें से कौन सा, जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन में से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम है। देखिए, इसमें ग्रास, फ्लावर, लेदर, ये सारे बायोडिग्रेडेबल हैं। ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक। देखिए, ये प्लास्टिक ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन ये दोनों हैं, लेकिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, अब ये फ्रूट पील्स, केक, लाइम जूस, मतलब नींबू है ना, और ये केक, ये तो बायोडिग्रेडेबल है। केक, वुड और ग्रास, इसका मतलब इसका आंसर होगा ये वाला, बी नंबर, क्योंकि इसमें प्लास्टिक है इसलिए क्या होगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए, इसमें से ये तो डिग्रेडेबल है दोनों, लेकिन ये नहीं है, ये इसका आंसर क्या होगा? ये नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट द फूड चेन। ये फूड चेन जो होती है, जो आपको हम लोग क्लास में इसको डिटेल डिस्कस किए हैं, फूड चेन, तो इसमें से कौन सा सही है इस ऑप्शन में से? देखिए, इधर पूछा है ग्रास, व्हीट, मैंगो। तो अगर देखा जाए तो सबसे नीचे ये T1, फिर इसके ऊपर T2, फिर T3, ये इस तरह से होता है। तो T1 मतलब प्रोड्यूसर, T1 में क्या आएंगे? प्रोड्यूसर, और T2 में क्या होंगे? ये कंज्यूमर, ये सारे कंज्यूमर। तो अगर देखा जाए तो ग्रास सबसे नीचे, मान ली ग्रास है। अब ग्रास के बाद व्हीट, ये गलत है, क्योंकि व्हीट ग्रास को थोड़ी खाएगा, मतलब गेहूं घास को थोड़ी खाएगा। मैंगो, देखिए ये सारे प्रोड्यूसर हैं, इसलिए नहीं होगा। ग्रास, गोट, ह्यूमन, ये कुछ थोड़ा सा सही दिख रहा है, लेकिन और देख लें ऑप्शन। गोट, काऊ, देखिए ये भी गलत है, गोट के बाद काऊ आ गया है ना। एलिफेंट, ये भी गलत है। ग्रास, फिश, अब फिश ये ग्रास खाएगी, गोट मछली नहीं खाती, मतलब बकरी मछली नहीं खाती, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ग्रास को बकरी खाई, बकरी को ह्यूमन ने खा लिया। बात समझ आई? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस। एनसीईआरटी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें से कुछ ऑप्शन दिया है, इसमें से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली क्या हो सकता है? जब आप मार्केट में जाएं, कैरिंग क्लॉथ वाइल गोइंग ऑन द मार्केट फॉर कीपिंग परचेजिंग, मतलब कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाएं तो कपड़े का झोला लेके जाएं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए सबको। ए स्विचिंग ऑफ लाइट एंड फैन, अवॉइड अननेसेसरी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, मतलब अगर आपका यूज ना हो तो लाइट फैन को बंद कर दें, अच्छी बात है, ये भी तो सही बात है। वॉकिंग स्कूल एंड द फूड इंस्टेड इन द गोइंग, अगर आपका स्कूल पास में है तो आप जरूर नहीं का व्हीकल लेके जाएं, पैदल ही जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये नहीं, मतलब ये तीनों बात सही है, ये वाली भी। इसका आंसर क्या होगा? ये डी नंबर होगा, है ना, ये वाला, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रिवेंट द अल्ट्रावायलेट रे रिच ऑन द अर्थ। तो जैसे ये हमारी मान लीजिए अर्थ है, तो इस अर्थ में जो ऊपर से जो, क्योंकि जो सनलाइट होता है ना उसमें बहुत सारी हार्मफुल रे भी आती है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रे भी है। अब ये रे हमारे पृथ्वी पे ना पड़ने पाए, तो इसके लिए एक लेयर होता है गैस का ही, ओजोन लेयर बोलते हैं इसको, जिससे इसमें से कुछ ऐसी रे है जो हमारे पृथ्वी नहीं पड़ती है, जिससे कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका ना हो, उससे बचाती है।
तो ये कौन सी लेयर है? ये होती है ओजोन लेयर, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, ओजोन लेयर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका हम लोग क्लास में डिस्कस तो किए ही हैं पूरा कंप्लीट। अब देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनिया इनटू इंडिपेंडेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड। देखिए ये होता है जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन पाया जाता है ना, वो हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो गैस के फॉर्म में होता है। वो नाइट्रोजन गैस तो हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते हैं जब तक वो फिक्सेशन ना हो। तो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम प्लांट करते हैं और कुछ बैक्टीरिया जिनमें हेल्प करते हैं। इसको होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब इस नाइट्रोजन को पहले ये NH3 में, अमोनिया में, फिर नाइट्रेट में, है ना, इस तरह से नाइट्रेट में, फिर नाइट्राइट में, इस तरह से ये इसको फिक्स करते हैं। तो ये प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जब इसमें फिक्स होगा तभी हमको नाइट्रोजन मिल सकता है। लेकिन जब इसका रिवर्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसमें यही पूछा गया है, यही नाइट्रेट जब अमोनिया या फिर इंडिपेंडेंस में कन्वर्ट हो जाए तो अमोनिया बन जाए तो नाइट्रोजन बन जाए, तो उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसका क्या होगा? ए नंबर। अब देखिए अगली समस्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो सबको पता ही होगा। इकोसिस्टम क्या होता है? मतलब जो जितने भी अर्थ में जो भी लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है। इनको मिला के एक इकोसिस्टम बना है। इनमें से कौन सा देखिए आर्टिफिशियल है, मतलब आर्टिफिशियल जो आदमियों द्वारा बनाया गया है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? तो पॉन्ड नहीं, ये नेचुरल होता है। क्रॉप फील्ड, हाँ ये है, देखिए ये मैन मेड इकोसिस्टम होता है क्रॉप फील्ड का, इसलिए क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर। ये लेक और फॉरेस्ट ये सब नेचुरल होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। एन इकोसिस्टम इंक्लूड, इकोसिस्टम में इनमें से क्या इंक्लूड है? इस ऑप्शन को देख के बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। तो मिला के बस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या इकोसिस्टम में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं? बिल्कुल नहीं। अरे इकोसिस्टम है तो उसका कनेक्शन हवा से होगा, पानी से होगा और सॉइल से होगा। ये तीनों क्या है? नॉन लिविंग है। तो ये तो नहीं होगा। सभी नॉन लिविंग होते हैं, सॉरी ये लिविंग मतलब केवल लिविंग, हाँ क्योंकि केवल लिविंग इसलिए नहीं है। अब ये नॉन लिविंग, ये भी गलत है क्योंकि लिविंग भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। यानी इसका मतलब बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये दोनों होंगे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। ये तो गलत है, 4 नंबर। अगला क्वेश्चन पाइए। ये दिया इन द गिवन फूड सपोर्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, फोर्थ टॉपिक लेवल पूछ रहा है। ये जो 5 किलो जूल, व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल इन द प्रोड्यूसर लेवल। ये पूछ रहा है कि फोर्थ टॉपिक लेवल में यहां पे दिया हुआ है। ये अब देखिए ये दिया है, एक दिया है ये T1, ये दिया है T2, ये दिया है T3, ये दिया है T4 और ये दिया है T5, है ना। ग्रास ओपर, फ्रॉग, स्नैक, फॉक, ये इसका ट्रॉपिक लेवल है। अब पूछ रहा है कि फोर्थ वाले ट्रॉपिक लेवल में, जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी 5 किलो जूल है, मतलब इस वाले में यहाँ पे 5 किलो जूल की एनर्जी है। तो पूछ रहा है कि अवेलेबल इन प्रोड्यूसर, जो सबसे पहले होगा, जैसे ग्रास है ना तो ये प्रोड्यूसर का काम करेगा, तो इसमें क्या रहा होगा। अब देखिए जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, वो एक्चुअली उसका 10% ला होता है। 10% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है। तो यहाँ पे 5 है तो ये पक्का जहां से आया होगा उसका 10% आया होगा। पास में आ गए। तो हो सकता है ये T3 से आया होगा, हो सकता है वहीं से आई होगा क्योंकि फ्रॉग को स्नैक ने खाया। तो T3 में ये देखा जाए तो ये 50 होगा, मतलब 50 का 10% ये 5 है, तो यहाँ 50 होगा। अब इसका यहाँ पे देखेंगे तो T1 में कितना होगा? ये 500 होगा, यानी इसका 10% ये है। अब अगर T1 में देखेंगे तो ये 5000 होगा, किलो जूल में आएगा सब, यानी इसका 10% यहाँ मिलेगा। अब इसका 10% आया, उसका 10% यहाँ, उसका 10% यहाँ।
5000 का 10% 500 अगले को मिलेगा, फिर इसका जो 10% है इसको मिलेगा। इस तरह से कर करके आपको जो टी प्रोड्यूसर क्या होगा, ग्रॉस, तो ग्रास में 5000 किलो जूल एनर्जी होगा। इसका क्या होगा राइट आंसर, ये नंबर, डी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग रेडिएंट एनर्जी इज कॉल्ड। देखिए ये पूछ रहा है तो ऑर्गेनिक सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, मतलब कुल मिला के पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस के बारे में। जो हमारे ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाते हैं अर्थात कार्बोहाइड्रेट, ये किस उसमें बना, कौन बनाता है ये, तो देखिए इसमें डिकम्पोजर नहीं, गलत होगा इसका, हर्बिवोर्स ये गलत होगा, कार्निवोर गलत होगा, ये प्रोड्यूसर अर्थात प्लांट, ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि प्लांट ही तो होते हैं ना जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो यही तो बनाएंगे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, प्रोड्यूसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द इकोसिस्टम द 10% एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ, कह रहा है कि जो अभी हमने बताया जो 10% ला, जो 10% एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है, तो वो किस फॉर्म में होती है, क्या वो हीट के फॉर्म में होती है, क्या वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में होती है, कि वो केमिकल एनर्जी फॉर्म में होती है, कि मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तो गलत है, हीट, लाइट और ये मैकेनिकल, तो वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। जो ग्लूकोज है वही तो ट्रांसफर हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज सब क्या है, केमिकल फॉर्म में, तो केमिकल फॉर्म में ये ट्रांसफर होती है। बस में आई। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है फॉलो फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज ऑलवेज। अब देखिए यहां पे फिर से वही बात कह रहा है कि सबसे पहले T1 ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, फिर T2, फिर T3, फिर इसके बाद मान लीजिए आएगा T4। तो एनर्जी ये वाला क्या है, जो सबसे नीचे है ये है आपका प्रोड्यूसर। तो ये प्रोड्यूसर एनर्जी आगे आगे प्रोड्यूस करेगा, कहाँ ले जाएगा, T4 को। अब ऐसा ना कि घास को बकरी खाएगी, बकरी को शेर खाएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि घास बकरी को खा जाएगा घास बकरी को खाएगा नहीं, तो कौन खाएगा, ये प्रोड्यूसर को क्या खाएगा, करी। इसका एनर्जी जो ट्रांसफर होगा केवल और केवल एक दिशा में होता है, मतलब प्रोड्यूसर से नीचे कंज्यूमर की ओर जाएगा, ऐसा नहीं कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की ओर आए। तो इसका होगा ये जो एक डायरेक्शन में जाएगा तो इसको बोला जाएगा यूनि डायरेक्शनल। समझ आई, ये है यूनि डायरेक्शनल। तो कौन होगा ऐसा यूनि डायरेक्शनल, कहाँ है ये वाला, ए नंबर, मतलब बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन ऑफ अल्ट्रावायलेट रे रिजल्ट इन, मतलब जब अगर जैसे अभी देखिए ओजोन की जो लेयर होती है उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रे रुकती है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन क्या होता है कि अगर आ जाती है तो हमारे किस ऑर्गन को डैमेज करती है, क्या उसका हार्मफुल इफेक्ट है, ये पूछ रहा है इसमें। अब उसमें जो हार्मफुल इफेक्ट है इसमें देखिए ऑप्शन दिया है। अब हो सकता है कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो। तो डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, हाँ इस पे इसका इफेक्ट पड़ता है इम्यून सिस्टम पे। डैमेज ऑफ लंग्स नहीं, इसमें का मतलब नहीं। स्किन कैंसर, हाँ ये स्किन कैंसर भी कॉज करता है। और ये पेप्टिक अल्सर नहीं, ये नहीं होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, तीसरा सही है और पहला सही है, यानी पहला और तीसरा। तो इसका दो, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए और देखिए इसको क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। भाई क्या, चलिए ये कह रहा है कि देखिए थोड़ा सा इसको, चलिए ये कह रहा है द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन absorbed by all the green plant for the process of photosynthesis is about। ये बात कर रहा है सोलर रेडिएशन का।
तो ये सोलर रेडिएशन कितने परसेंटेज एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो रेडिएंट एब्जॉर्ब्ड है, तो ये ग्रीन प्लांट प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में कितने परसेंटेज का ये एब्जॉर्प्शन करता है। देखिए इसको थोड़ा सा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा शायद 10%। थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा एक बार एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग, लेकिन ये 10% है। ठीक है, चलिए इसको अच्छा इसमें थोड़ा देखते हैं। ठीक है भाई, आप देखिएगा, अभी बता दें इसको अगले वाले टर्न पे थोड़ा सा। अब इसमें देखिए, एज्यूम T1, T2, T3 एंड T4 द वेरियस ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द बॉटम टू टॉप इन पिरामिड एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल। ये पूछ रहा है, देखिए सबसे नीचे फिर से वही बात, T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4। तो ये वाला क्या है, ये है प्रोड्यूसर। सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में होता है, इस प्रोड्यूसर में, है ना। तो ये क्या करेगा, तो सबसे ज्यादा पूछा ना, तो मैक्सिमम एनर्जी किस में होगा, T1 कहाँ गया, ये T1 में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, टी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। What will happen if deer is missing in the food chain given below ग्रास टाइगर, ग्रास डियर टाइगर। ये एक ट्रॉफिक ले मतलब ये फूड चेन दिया है, ग्रास का, डियर का और टाइगर का। तो पूछ रहा है कि इनमें से अगर ये मिसिंग हो जाएगा, क्या क्या मिस हो जाएगा फूड चेन में, डियर मिस होगा ना, हाँ डियर अगर मिस हो जाएगा तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। बस आप देखिए और बताइए इसका ऑप्शन। हाँ देखिए, पहला ऑप्शन दिया है द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज। अब ये अगर ये डियर मिस हो जाएगी तो पॉपुलेशन टाइगर कैसे बढ़ेगी, क्योंकि टाइगर डियर को ही तो खाता है। अब डियर कम तो टाइगर कहाँ से बढ़ेंगे, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है ना। अब देखिए अगले में क्या होगा, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज। अगर डियर मिस हो जाएंगी तो वो डिक्रीज कैसे होगा। अगर डियर क्या जो हिरन होते हैं वो घास को खाती हैं, तो वो घास बढ़ेगा ना, तो ये डिक्रीज कैसे होगा, ये तो गलत है। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, स्टार्ट ईटिंग ग्रास। अब ऐसा तो है नहीं कि जो टाइगर होता है वो उसको अगर हिरन नहीं मिले तो घास खाने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्या, क्योंकि वो पूरी तरह से कार्निवोर होता है, वो हमेशा मांसाहारी होता है, वो मांस ही खाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इन, ये वाला सही ऑप्शन है। मतलब अगर अगर टाइगर अगर डियर मिस होगा तो ग्रास जो होंगी वहां पे उसका पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा, और टाइगर क्या हो जाएगा, टाइगर की पॉपुलेशन कम होने के, टाइगर को खाने को नहीं मिलेगा, उसका खाना क्या है, घास है, घास का खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा और वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ लगभग 15 क्वेश्चन है इसमें आए हुए हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो भी कंफ्यूजन में आया था उसको देख लेते हैं, ये वाला। हाँ, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का एक्चुअली ये आंसर शायद गलत है, तो हम सुधार कर दे रहे हैं, वेरी सॉरी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूजन 10% एनर्जी लॉ में हो गए थे, इसलिए इसमें पूछा गया परसेंटेज रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए जब ये लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें सनलाइट जब आती है तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट ये एब्जॉर्ब करके सनलाइट फोटोसिंथेसिस करती है, वो सनलाइट कितना परसेंट एब्जॉर्ब करती है जो ग्रीन प्लांट है। तो एक्चुअली इसका जो डाटा होता है ना, ये 1%, ओनली 1% एब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 1%, अर्थात ए नंबर। ठीक है,
10% में होगा, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, अरे उसमें इन्वायरमेंटल के, जो हम लोग कर लिए हैं। और अभी बायोलॉजी का 2 टॉपिक और शायद बचा हुआ है, 2 का 1 है ना, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, तो साइंस का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और सभी की नीचे प्लेलिस्ट में नीचे पर वो डला हुआ है, आप वहां पे जाके और आपको कोई भी टॉपिक समझना है, देखना है, तो आप हमारे चैनल पे जाइए और देखिए, प्लेलिस्ट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है, आप उसको, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, सब आप द साइंस सब नाम के इस चैनल पे जाएंगे तो आपको चीज़ मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं, जिसमें जो आपको अच्छा लगे उसको आप देख सकते हैं। बाकी इन सब का हम लोग आगे फिर से कुछ अगला क्वेश्चन इनके लेके आएंगे और फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इतना करिए अभी।